नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रिंट मीडिया में छपी खबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बुजुर्गों की समस्याओं को रेखांकित किया गया है और किस तरह से आने वाले समय में बुजुर्गों की संख्या भारत में बढ़ने वाली है और किस तरह से सरकार इस पर कार्य कर रही है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस खबर के अनुसार नीति आयोग ने बुजुर्गों की समस्याओं को रेखांकित करते हुए जो कदम उठाए जाने की आवश्यकता जताई है, उसकी पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सक्रिय हो जाना चाहिए। आगे लिखते हैं, निसंदेह भारत एक युवा आबादी वाला देश है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि धीरे धीरे बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। नीति आयोग के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2050 तक 60 वर्ष से अधिक आयु वाली आबादी आज के मुकाबले करीब 9% बढ़कर 19% हो जाएगी। सबसे अधिक आबादी वाले देश में यह जनसंख्या अच्छी खासी होगी। चूँकि भारत में सामाजिक सुरक्षा की कोई ठोस योजनाएं नहीं है, इसलिए बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ रही है। बहुत कम वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिन्हें गुजारे लायक पेंशन मिलती है। यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है ईपीएस 95 का। ये पेंशन भी सरकारी सेवाएं देने वाले बुजुर्गों को ही मिलती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्गों को पेंशन या तो मिलती ही नहीं है या फिर ये इतनी कम होती है उसका कोई मतलब नहीं। वास्तव में यह ऊँट के मुंह में जीरा बराबर नहीं है। इससे असंतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकारें कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले बुजुर्गों को प्रति माह कुछ पैसा देती है, क्योंकि वह बहुत ही कम है। अपने देश में एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के चलते अब बुजुर्गों की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती। बुजुर्ग केवल एकाकीपन का ही सामना नहीं करते, बल्कि आर्थिक तंगी से भी जूझते हैं। कम से कम वे तो अवश्य ही जूझते हैं जिन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम किया है। बुढ़ापे में उनके पास आय का कोई जरिया नहीं होता। तो यहाँ पर जो असंगठित क्षेत्र यानी जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, पीएसयू में काम किया, तो वहाँ पर जो अब पेंशन उनको मिलती है ईपीएस 95 वो बहुत ही कम मिलती है। उनके लिए तो आज के समय में गुजारा करना बहुत ही दुर्लभ है। आगे लिखते हैं, वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्यगत समस्याओं से भी कहीं अधिक दो चार होना पड़ता है, लेकिन अधिकांश के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं होता। यह कहे कि उनके पास स्वास्थ्य बीमा लेने की सामर्थ्य ही नहीं होती। ऐसे में यह समय है कि मांग है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में पूरी बुजुर्ग आबादी को शामिल किया जाए। जो बुजुर्ग अपनी बचत से होने वाली आय पर निर्भर हैं, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के चलते उनकी आय प्रभावित होती है और कभी कभी तो वह उनके जीवन यापन के लिए अपर्याप्त होती है। नीति आयोग ने बुजुर्गों की जमा रकम पर ब्याज दर की तर्कसंगत सीमा तय करने और रिवर्स मॉर्गेज के नियमों में बदलाव करने के साथ सीनियर केयर होम्स बढ़ाने के जो सुझाव दिए हैं, उन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना चाहिए। ये ठीक नहीं है कि नीति आयोग ने यह पाया कि हाउसिंग सोसाइटियाँ वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती। अपने देश में जिस अनुपात में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में वृद्धावस्था आश्रम और सीनियर सिटीजन केयर होम्स नहीं बन रहे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बुजुर्गों की चिंता सरकारों के साथ समाज को भी करनी होगी, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार 19% बुजुर्ग या तो तलाकशुदा है या फिर उनके घर वालों ने उन्हें अलग कर दिया। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। भारत जैसे जो सामाजिक देश कहलाता है, उसमें 19% बुजुर्ग तलाकशुदा या एकाकी जीवन जी रहे हैं, जिनका कोई घर नहीं है। तो उनके लिए ये समस्या और विकट हो जाती है बुढ़ापे में, अगर उनको एक उचित पेंशन ना मिले और एक मेडिकल सुविधा ना मिले। तो साथियों, आपके साथ में ये बहुत बड़ी खबर जो प्रिंट मीडिया में छपी थी, आपके साथ में साझा करना ज़रूरी था। आपका इस बारे में क्या ख्याल, क्या राय है? क्या सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।